हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 कर लिया था बच्चों। आज मैं उसका पार्ट 2 करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और उसमें मैंने रदरफोर्ड मॉडल तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, उसने क्या दिया था, पोस्टुलेट क्या थे और उसकी ड्रॉबैक क्या थी, ये हमने सारा पार्ट 1 में कर लिया था। रदरफोर्ड की जो मेजर ड्रॉबैक थी वो यही थी कि वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। लेकिन जब बोर थ्योरी आई तो बोर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। इसने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए हैं। जो इसका पहला पोस्टुलेट वो क्या है कि जो एटम है उसके अंदर एटम है जिस सेंटर्ड, एटम के पास एक सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बच्चों? रदरफोर्ड ने, ठीक है। एटम के पास एक सेंटर जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन है ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, घूमता है इसके अराउंड एक फिक्स पाथ में, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है। एक एनर्जी भी उसकी फिक्स होती है और वेलोसिटी भी फिक्स होती है। ये नहीं कि बहुत तेज स्पीड से घूमने लगे या फिर स्लो स्पीड से। उसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चों फिक्स होती है और जो उसकी एनर्जी है वो भी क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है ये? जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, अगर घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा कुछ, तो एंगुलर मोमेंटम एल है वो किसका मल्टीपल होगा? एंगुलर मोमेंटम एल को हम कैसे निकालेंगे यहाँ से? वो किसका मल्टीपल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब जैसे ये न्यूक्लियस था, एक सेल ये थी, एक सेल ये थी और एक सेल ये थी, ठीक है। जो पहली सेल का एंगुलर मोमेंटम अगर निकाला तो वो आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? एल की वैल्यू एन एच बाई 2 पाई, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पे 3.5 इंटीजर वैल्यू में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच एन एच बाई 2 पाई की, ठीक है। ये किसने बताया था? बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन थी ये। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा पहली सेल का जो एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो वो होगा h बाई 2 पाई, दूसरी का 2h बाई 2 पाई, तीसरी का 3h बाई 2 पाई। ये सेल है इलेक्ट्रॉन की, तो जो L है वो किसके इक्वल हो गया? NH बाई 2 पाई के इक्वल हो गया, ठीक है। H है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट पेपर में अब की बार शायद पीजीटी में प्लैंक्स कांस्टेंट की सीधी वैल्यू पूछ रखी थी, क्या होती है? तो h इज इक्वल टू 6.636 10 की पावर -34, ठीक है। अब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ये किस, यहाँ तक दिख रहा है क्या? जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ये रेडियस इलेक्ट्रॉन की और रेडियस और ये इसका मोमेंटम भी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसकी प्रोडक्ट होगी? एंगुलर मोमेंटम किसकी? रेडियस इनटू में उसका पी क्या होता है? मोमेंटम, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। एल की वैल्यू क्या आ गई? एम वी आर, ठीक है, एम वी आर। अब देखो, जो L है हमारे पास वो किसके इक्वल है? NH बाई 2 पाई। बोर की जो कंडीशन है वो यही है ना कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h बाई 2 पाई का। ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन वैल्यू है ये। अब इसको हम इक्वल रख लेते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, ठीक है। ये बच्चों बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है। बोर की क्या है? क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, सीधा पूछ लेगा बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, वो ये वैल्यू है, ठीक है। बोर ने अपनी थ्योरी में क्या दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाता है, उसकी कुछ फिक्स वेलोसिटी होती है और उसकी फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। और जो वो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h बाई 2 पाई का। और इसने जो अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन दी है वो क्या है? एम वी आर एन एच बाई 2 पाई। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब बोर ने क्या एक्सप्लेन किया?
कि अगर ये चक्कर लगा रहा है ना, इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे। ये फोर्स है ना, अंदर की तरफ फोर्स भी लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, ये भी इसने अपनी थ्योरी में बताया। और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फिक्स है, ये फिक्स इसी सेल के अंदर अगर चक्कर लगा रहे हैं, फिक्स चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कब सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करके यहाँ से दूसरी सेल में भी जा सकते हैं, और एनर्जी को लूज करके वापस इसी सेल में भी आ सकते हैं। जैसे देखो, अब ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारी एक सेल थी, ये हमारी दूसरी सेल थी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए दूसरी एनर्जी सेल में, और यहाँ पे एनर्जी को छोड़ के ये वापस भी आ सकते हैं। तो बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट भी करते हैं, ये बोर ने बताए थे, ये बोर के कुछ पोस्टुलेट थे। ठीक है, अब की बार एसटीजीटी साइंस में एक क्वेश्चन था कि किस साइंटिस्ट ने बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती मैं, फिक्स ऑर्बिट की जो अपने थ्योरी के अंदर फिक्स ऑर्बिट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट के राउंड चक्कर लगा रहा है। किस साइंटिस्ट ने बताया, तो वो बोहर ने बताया। बोहर से की बार क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको ये 4 या 5 जो मैंने करवाए, सिर्फ इतने पोस्टुलेट करने बोर के, और बोर ने कुछ कैलकुलेशन की अपनी थ्योरी में, कैलकुलेशन की है बच्चों बोर ने। उससे कैलकुलेशन से बोर ने इस न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन के बीच की रेडियस, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये फाइंड आउट की है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हमारे पेपर में नहीं आती। अगर मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगी ना, तो भी आपको रिजल्ट याद करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी मैं बोलूंगी, सिर्फ रिजल्ट याद कीजिए, और रिजल्ट से ही सीधे पूछ लेगा वेलोसिटी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये सीधे क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो बोर ने जो कैलकुलेशन की, उसमें जो रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल है, 0.53 n इंटू जेड। एन क्या है, एन नंबर ऑफ सेल, भाई एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। अब जैसे देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, अब जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, 2.18 10 की पावर -6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड में। काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किसके इक्वल है, -13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, अगर काइनेटिक एनर्जी -13.6 है, तो पोटेंशियल इससे 2 गुना होती है, और साथ में साइन चेंज, अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होएगी। ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर बाय। ठीक है, अब टोटल एनर्जी बच्चों किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी इनको हम ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये क्या है, किसी भी एटम की टोटल एनर्जी, ये क्या है, किसी भी एटम की टोटल एनर्जी। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमने टोटल एनर्जी को तो निकाल लिया, टोटल एनर्जी को हमने यहां से निकाल लिया। अब एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, बोर ने क्या किया बच्चों, बोर ने जो अपना एक स्पेक्ट्रा दिया था। ठीक है, बोर ने क्या किया, अपना एक स्पेक्ट्रा दिया था। ठीक है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल थे, इनको बोर ने हीट करवा दिया, और हीट करने के बाद ये इनमें से रेडिएशन निकली। ठीक है, और यहाँ पे हमें कलर दिखी। हमें इतना नहीं करना, हमने क्या सिर्फ कितना करना है कि इसने क्या किया, ये फिनोमिना एक एटम के ऊपर लगाया। ठीक है, यहाँ पे ये एटम था, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब की, और अब्जॉर्ब करने के बाद ये एक हायर स्टेज में चला गया। ठीक है, यहाँ पे चला गया, लेकिन जब इसने एनर्जी को
छोड़ा वापिस, तो ये वापिस इसी पोजीशन पे आ गया। जब इसने एनर्जी को छोड़ा तो ये वापिस इसी पोजीशन पे आ गया। तो एक स्पेक्ट्रा मिला हमें, कलर मिले। जब ये छोड़ के एनर्जी अब्जॉर्ब करके आई स्टेज में जा रहा था, एनर्जी लूज करके इस यहाँ पे नीचे आ रहा, तो एक स्पेक्ट्रा मिला, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी को छोड़ रहा था, देखो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो कोशिश है वो क्या रहती है कि मैं हायर एनर्जी में ना रहूं, मैं एनर्जी कम में इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, बिल्कुल टॉप वाली उस पे खड़ा कर दूं, ठीक है, दीवार के ऊपर, बिल्कुल आप ऐसे एक पॉइंट पे हो जहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग और नीचे गिरने वाले हो, इस पे मैं ऐसे बोल दूं कि आप खड़े रहो, तो आप नहीं खड़े रह सकते। ग्राउंड में आप स्टेबिलिटी महसूस करते हो, वहां पे आप अनस्टेबल हो जाओगे, क्योंकि हाई एनर्जी में कोई भी चीज हो वो अनस्टेबल होती है, लोअर एनर्जी में कोई भी चीज हो वो स्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन है जो हाई एनर्जी में है वो क्या है, अनस्टेबिलिटी को फील करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हाई है। अब हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हाई एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी को फील करते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, जो टोटल एनर्जी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। और का जो स्पेक्ट्रा था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो एन की वैल्यू पहली स्टेट के लिए क्या आएगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू -13.6 बाय एन, एन तो 1 ही है, तो माइनस का 13.6 पहली टोटल एनर्जी। सेकंड से -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि n है ना यहाँ पे, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितनी आएगी, माइनस की इतनी। अब देखो पहले माइनस में इतनी थी, अब ये मतलब माइनस में कम हो रही है, इसका मतलब ऐसे ज्यादा हो रही है। माइनस में कोई चीज कम हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा, और ये क्या है, कम। टोटल एनर्जी 3 निकाले तो -13.69 कितनी आएगी, 1.5 के समथिंग, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी है हमारी वो भी क्या है, बढ़ती जा रही है, एनर्जी हमारी वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एनर्जी अगर बढ़ती जा रही है तो ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है और ये सबसे कम, तो सब क्या सोचेगा इलेक्ट्रॉन की मैं एनर्जी को छोड़कर हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में चला जाऊं ताकि स्टेबल हो जाऊंगा, और उसी से हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है, कलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तब स्पेक्ट्रा मिलता है, हमें कलर मिलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जंप, अगर हाइड्रोजन एटम n 2 सेल से, n की वैल्यू 2 सेल से n की वैल्यू 1 सेल में जंप करे तो हमारे पास डेल्टा एनर्जी बताओ, डेली बताओ हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है टीजीटी में सीधा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब देखो अगर n की वैल्यू 2 थी और n की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास डेल्टा n बताना, तो हमें पता है डेल ई किसके इक्वल है, E2 माइनस E1 के इक्वल। E2 किसके इक्वल है बच्चों, टोटल एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर बाय में n2 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय में n1 स्क्वायर, माइनस और माइनस ये पहले से ही है, ठीक है। -13.6 जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, n2 फॉर हाइड्रोजन एटम लिख लेना यहाँ पे, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 13.6 n की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 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 प्लस 13.6 n2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n2 की वैल्यू 2 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। कितनी आ जाएगी, ये अभी निकाली थी हमने, माइनस प्लस में 13.6 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगी, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आपसे ये निकलवा लेगा सीधा, ठीक है, n1 की वैल्यू दे देगा, n2 की वैल्यू दे देगा और आपसे सीधा ये निकलवा लेगा, ठीक है, कि एनर्जी बताओ कितनी होएगी, डेली बताओ।
सीधा टीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे एनर्जी को फाइंड आउट किया। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेज से लोअर एनर्जी स्टेज में आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, और हम एनर्जी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो बच्चों, सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तब आप देखना एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। मैं आपको दुनिया भर का नहीं करवा रही, मैं आपको उतना करवा रही हूँ जो आपका टीजीटी एस्टेट पास करवा दे। ठीक है, और इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। मैं तो ये बोल रही हूँ जितना मैं करवा रही हूँ, अगर पीजीटी केमिस्ट्री का भी बच्चा देख रहा है ना, उसका पेपर भी 100% यहाँ से पास होएगा, पीजीटी केमिस्ट्री वाले का भी। ठीक है, अब हमारा आगे, अब कई बार हमसे ना वेवलेंथ के बारे में पूछ लेता, वेवलेंथ निकलवाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ का क्या है, ड्यूअल, देखो कुछ साइंटिस्ट ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वेव नेचर को शो करते हैं, कुछ ने बोला था पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। लेकिन हमने जब बाद में थ्योरी आई तब डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वो वेव नेचर का भी होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। जो उसकी वेवलेंथ है ना इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है, hc/e। ठीक है, वेवलेंथ किसके इक्वल है, hc/e। डायरेक्ट याद करना आपको, hc/e। ये दो इक्वेशन से मिलकर बना है, E = mc², hν/hν। ठीक है, hν इन दो इक्वेशन से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो hν को क्या लिख सकते हैं, E = hν। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं, आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये, E = mc²। अगर मैं एनर्जी दोनों को इक्वल रख दूं, hν, न्यू को न्यू है वो c/λ के इक्वल भी होता है। न्यू किसके इक्वल होता है, c/λ, लाइट की वेलोसिटी के। ठीक है, तो mc² = hc/λ। यहां से ये कैंसिल, mc = h/λ। तो यहां से मैं लैम्डा निकालू तो किसके इक्वल आ गया, m/c। ठीक है, m/c। हाँ देखो बच्चों, अब देखो एक इक्वेशन तो लैम्डा निकालने की ये है। ठीक है, लैम्डा = h/mc। अगर हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट दे रखा हो, मास दे रखा हो और c की वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो यहीं से आ जाएगी, mc² = hc/λ। एनर्जी किसके इक्वल है, hc/λ। यहां से लैम्डा क्या आएगा, hc/e। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, अगर उसके पास वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, तो और प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, तो हम यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे, अब हम लैम्डा को और कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास सेल देकर अगर लैम्डा पूछ रखा हो, तो सेल देके अगर हमारे पास लैम्डा पूछ रखा हो तो कैसे। अब देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने जंप करवा दिया, n की वैल्यू अगर हमारे पास n2 सेल दे दी, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, एक थी n1 सेल, दूसरी थी n2 सेल। ठीक है, अगर n की वैल्यू n2 है और n की वैल्यू n1 है, अगर हमारे पास एक सेल n1 है एक सेल n2 है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सेल n2 है एक सेल n1 है, तो हमारे पास इसकी लैम्डा वैल्यू निकालनी है। हमें लैम्डा कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों, डेल्टा ई है वो किसके इक्वल है, डेल्टा ई टोटल एनर्जी इसकी -13.6 Z² का स्क्वायर माइनस प्लस 13.6 Z² n1 का स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो -13.6 मैंने बता दिया, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हम 1 लेते हैं, n2 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 13.6 Z² n1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ गया, डेल ई। ठीक है,
डेल ई किसके इक्वल है, -13.6 कॉमन, जड भी कॉमन, यहाँ पे जड छोड़ो मत, जड भी कॉमन, 1 में n1 का स्क्वायर -1 में n2 का स्क्वायर, यहाँ पे n2 माइनस का था तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। डेल ई को क्या लिख सकते हैं, अभी निकाला था hc/λ, डेल ई को क्या लिख सकते हैं, hc/λ, -13.6 जड स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब मैं इसकी hc से तो मल्टीप्लाई कर दूं और hc से इसको डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/λ, ये 13.6 और h न्यू, इसको हम एक नाम दे देते हैं r जेड स्क्वायर, 1 में n2 का होल स्क्वायर, n1 का होल स्क्वायर, -1 में n2 का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सीधा पूछ लेगा आपसे कि लैम्डा है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे n1 की जगह n2 n1 दे देगा, पॉजिटिव साइन लगा देगा, नेगेटिव, इसको सीधा याद करना बच्चों, ठीक है। जो हमारे पास लैम्डा है वो अगर सेल 2 दे रखी है तो सबसे पहले हम स्मॉल सेल n1 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, n2 का स्क्वायर है, जेड क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, आर क्या है, रेबर कांस्टेंट है, आर क्या है यहाँ पे, रेबर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या 13.6 Hc। ये सीधे आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है टीजीटी में 100%, ठीक है, आप बिल्कुल सीधा याद कर लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, अब क्वेश्चन आ जाए, n1 की वैल्यू दे रखी 5, n2 की वैल्यू दे रखी 3, कुछ भी, n2 की 5 n1 की 3, ठीक है, और यहाँ पे पुट करके हमसे लैम्डा पूछ रखा, जड़ की वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक नंबर दे रखा, हाइड्रोजन के लिए दे रखा, तो यहाँ पे सीधा 1 रख देंगे हम, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हमें इक्वेशन आनी चाहिए, याद करनी है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो जो हमारे पास n है सेल, नंबर ऑफ सेल जो हमारे पास n है, हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है जिससे n1 है, n1 हमारे पास फर्स्ट सेल है, n2 हमारे पास सेकंड सेल है, n3 ये थोड़ा क्लोज ले, n3 n4 n5, जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ये सेल है ना, ये एक दूसरे के पास आती जाती है, क्योंकि हमने देखा था जो एनर्जी पहले की एनर्जी 13.6 पहली सेल की, दूसरी की -3.4 और तीसरी की -1. ये क्लोज है, ये दूर है, तो ये जब जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज आती जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉन हमारा वो कहीं भी है, किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, अगर वो यहाँ से एनर्जी को छोड़कर n1 में आए ना, एनर्जी को छोड़कर यहाँ से n1 के अंदर आए, तो वो हमारी जो सीरीज होएगी वो क्या होएगी, लेमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में एनर्जी को छोड़कर अगर वो n1 सीरीज में आए, n1 सेल में आए, तो वो हमारे पास क्या होगी, लेमन सीरीज होगी, वो हमारे पास पूछो क्या होगी, लेमन सीरीज होगी, ठीक है। ये है 1/λ r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। अब देखो n1 तो हमारे पास ये फिक्स है इसका, लेकिन इसका n2 कुछ भी हो सकता है। अब ये बोल दे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n3 सेल से n1 सेल की तरफ आ रहा है, n3 से n1 सेल में आ गया, तो जो इसकी लैम्डा वैल्यू बताओ लेमन सीरीज में, तो ये हमने पहले तो अगर ये पूछ लिया n3 से n1 में आ गया, तो n1 में आती है हमें पता है ये लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज। आपसे सीधा ये पूछेगा कौन सी सीरीज है, लेमन सीरीज, बारमन सीरीज, पास्टन सीरीज, पीफर्ड सीरीज, 5 टाइप की सीरीज होती है बच्चों, ठीक है। तो ये n1 में अगर इलेक्ट्रॉन घुस गया तो वो होएगा लेमन सीरीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन हमारा n2 सेल में आ गया, ऊपर से कहीं से भी 3 सेल से 4 सेल से अगर हमारा n2 सेल में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारे पास जो सीरीज होगी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n5 से n4 से n6 से हमारा n3 में आ गया, तो कौन सी सीरीज होगी बच्चों, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। मैं इसको एक अच्छा सा ग्राफ बना देती हूँ इसका, आपको समझ में आ जाएगा। ये सीधा ही पूछ लेगा आपसे n1 n2
N3, N4, N5, N6। अब देखो बच्चों, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाए, या यहां से आ जाए, कहीं से भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन N1 के अंदर आ रहा है तो ये होगी हमारे पास लेमन सीरीज, लेमन सीरीज। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहा हो, या यहां तक आ रहा हो, ये आ रहा हो, अगर N2 सेल में आ रहा हो तो हमारे पास होगी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन अगर N4 से N3 में, N5 से N3 में, N6 से N3 में आएगा तो हमारे पास कौन सी होगी? पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन N5 से N4 में, N6 से N4 में आ रहा है तो हमारे पास कौन सी सीरीज होगी? ब्रैकेट सीरीज। क्या होगी? ब्रैकेट। अगर ये यहाँ पे आ रहे हो तो क्या होगी? ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, एक और ले लें। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से N5 में और N6 से भी N5 में, N7 से भी N5 में होगा तो पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, ये 5 टाइप की सीरीज है। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, N2 इसमें होना चाहिए, N3 इसमें, N3 बेस है, इसमें N2 है, और इसमें है N1, N4, N5, N5। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से देगा? 1/λ है, वो क्या था हमारे पास? R Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से बस N1 और N2 को चेंज कर देगा। ठीक है, यहां से क्या करेगा? N1 और N2 को चेंज कर देगा। क्वेश्चन ये का ये। अब ये बोला लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा? 3 से आ रहा, 4 से आ रहा, 5 से आ रहा, वो यहाँ पे रखना हमें। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? यहाँ पे। अगर मैं बोल दूं बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज है और इलेक्ट्रॉन है, बाल्मर सीरीज है, इलेक्ट्रॉन N5 से N2 में आ रहा है, N5 से N2 में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 2 लगा दूंगी, क्योंकि बेस क्या? 2, और कहां से आ रहा है? 5 से। ठीक है, जो इनकी वैल्यू दे रखी है वो हम पुट कर लेना। कि N2 की वैल्यू, बाई चांस N2 की वैल्यू अगर 2 दे रखी है और N5 की वैल्यू 4 दे रखी है तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे, यहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, ये बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये जो ये देकर आपसे ये पूछेगा लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पहला तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये N1 और N2 के बीच में बहुत कंफ्यूजन रखता है। N1 माइनस N2 है, ठीक है, N2 माइनस N1 नहीं है, N1 माइनस N2 है। लेमन के लिए N1 माइनस N2, बाल्मर के लिए N2 माइनस N3, पास्टन के लिए N3 माइनस N4, ये 5 जो भी है, N4 माइनस N5 N6 कुछ भी आ सकता है आगे, N5 माइनस N6 N7 कुछ भी आ सकता है। तो ये मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ये पक्की बात है, मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगी ना तब आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी सीधा आइडिया आ जाएगा आपको। अब बच्चों देखो, एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी एक ही डेफिनेशन है, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है। ठीक है, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था? एक मिनट, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था? देखो आप एक बात कहो, सबने ऐसे बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फिक्स है, ठीक है, उसकी फिक्स वेलोसिटी है, फिक्स उसकी वेलोसिटी फिक्स है, उसकी एनर्जी भी फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है। बोर ने ऐसे बताया था। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना सर्टेन नहीं है, कुछ भी चीज इस संसार में सर्टेन नहीं होती। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेन को फॉलो किया था। ठीक है, अनसर्टेन को फॉलो किया था। अब हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, क्या बोला हाइजेनबर्ग ने कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको कोई ये बोल दे कि कोई कुछ भी ले लो कि CM आ रहा है, ठीक है,
फिक्स टाइम पे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, आपकी गली में से होके जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि सीएम का टाइम बिल्कुल फिक्स है और आप उसकी वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर लोगे, वेलोसिटी का पता चल जाएगा कि इस स्पीड से आया है और 9 बजे आ गया, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर फिक्स ही नहीं है, सीएम आ ही नहीं पाया, या फिर सीएम जल्दी आ गया या सीएम लेट आया, तो आप उसकी पोजीशन को और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम इनको साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये किसने बोला था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये, कि कुछ भी चीज सर्टेन नहीं, जैसे बोर ने क्या बोल दिया कि एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर वो चक्कर लगा रहा, फिक्स है वो। हाइजेनबर्ग ने ऐसे बोला कि कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो फिक्स नहीं है। तो इसने बोला था उन दोनों के अंदर अगर उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम में, मोमेंटम को अगर निकालना तो थोड़ी सी एरर हमें मिलेगी। अगर मान ले अगर सीएम है 9 बज के 1 मिनट